हेलो बच्चों, आप सबको टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, है ना भाई। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला है वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, दूसरा है मानव विकास सूचकांक, तीसरा है वायु प्रदूषण, और चौथा जो डी है जो कि यहाँ पे छूट गया है वो है भूमंडलीय तापन। ठीक है ना, इन सब के। और आप लोगों का क्वेश्चन में अगर आएगा तो सिर्फ 2 का ही आंसर देना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पढ़ करके जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन। तो देखिए क्या है वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन। जैसे जैसे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव देखने में आए हैं, वैसे वैसे गत 1.5 दशक से वैश्वीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी लालन की जा रही है। ठीक है, इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन अथक प्रति वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं के नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप आए हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज के अनुसार वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन में विभिन्न हितों व मुद्दों का प्रतिनिधित्व पाया है। इनमें वैश्विक व्यापार के नकारात्मक प्रभाव, विश्व संस्कृति का एक रूपीकरण, पर्यावरण का विघटन, मजदूर तथा कमजोर वर्गों का शोषण, किसानों तथा अन्य श्रमिकों वर्गों के हितों का संरक्षण आदि मुद्दों का उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि विकसित देशों में वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन मध्यम वर्ग तथा कॉलेज शिक्षित वर्ग द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है भाई, जबकि विकासशील देशों में वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का जनाधार अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसमें श्रमिक मजदूरों को, गरीब किसानों आदि को भी शामिल किया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा खुले व्यापार का विरोध। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा खुले जो व्यापार होता है उसका विरोध करना, है ना। यह उल्लेखनीय है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत खुले व्यापार तथा पूंजी व्यवस्था का लाभ सभी देशों व वर्गों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः प्रभावित वर्गों व देशों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। विरोधियों ने विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, धनी देशों के समूह G8 आदि संगठनों की बैठक के दौरान समय समय पर पूंजीवाद व खुले व्यापार के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किए हैं। वैश्विक न्याय तथा असमानता। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वैश्वीकरण के युगगत 20 वर्षों में विकासशील देशों के कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाएं, बच्चों, मजदूरों, किसान, आदिवासी आदि की स्थिति कमजोर हुई है। गरीबों के साथ साथ इन वर्गों में कुपोषण, मानवाधिकार के हनन तथा मानव गरिमा का हनन आदि समस्याएं बनी हुई है। पर्यावरण विघटन का विरोध, है ना। आलोचकों का मानना है कि विकसित देशों द्वारा गत वर्षों में जो आर्थिक विकास हुआ है वह प्राकृतिक संसाधनों के विनाश तथा पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। अतः वैश्वीकरण के विरोधी वर्तमान पूंजीवादी विकास की नीति के स्थान पर जीवंत विकास की रणनीति अपनाने के समर्थक हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति तथा पश्चिम देशों के सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का विरोध। वैश्वीकरण ने बाजारों का विस्तार करने के लिए उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उपभोक्तावादी संस्कृति का तात्पर्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन और प्राप्ति पर अधिक बल देने से है। उपभोक्तावादी संस्कृति का विरोध धार्मिक व सामाजिक समूहों द्वारा किया जा रहा है। वैश्विक व्यवस्था व शासन का विरोध। वैश्वीकरण के युग में देशों व विभिन्न समुदायों के मध्य पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि हुई है तथा राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से वैश्विक एकीकरण की प्रक्रिया मजबूत हुई है। राजनीतिक दृष्टि से उदारवादी लोकतंत्र के विचार प्रभावी हुआ है। आर्थिक दृष्टि से नव उदारवादी तथा पूंजीवादी विचारधारा को लगभग सभी देशों ने अपना लिया है। सांस्कृतिक एकरूपता के लक्षण भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण में आंदोलन जो था उसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट बी जो है मानव विकास सूचकांक, इसका आंसर है मानव विकास सूचकांक HDI, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच और आय या जीवन स्तर के संकेतकों को शामिल किया जाता है। जीवन की गुणवत्ता का स्तर
तथा इसमें परिवर्तन से जुड़ी महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करता है। यह सूचकांक भारत और पाकिस्तान के दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान और अमर्त्य सेन भारत की देन है। शुरुआत में इसे जीडीपी के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया था, क्योंकि यह वृद्धि प्रक्रिया मानव विकास की केंद्रीयता पर जोर देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कई गुना वृद्धि करने में सफल रहा, परंतु एचडीआई के संदर्भ में भारत का प्रदर्शन बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहा है। पिछले 3 दशकों का एचडीआई डेटा देखकर पता चलता है कि एचडीआई स्कोर के संदर्भ में भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर मात्र 1.42% ही रही है। ऐसे में यदि भारत को एक महाशक्ति बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इसे अपनी आबादी में कमज़ोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक बोझ को कम करने पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत द्वारा मानव विकास के क्षेत्र में सुधार। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2005 से भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय दोगुनी से अधिक हो गई है। साथ ही वर्ष 2005 से 6 के बाद के दशक में बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्या में 271 मिलियन से अधिक की गिरावट आई है। अब नाप के देख ले बेटा, अब कितना गरीबी आया है देश में। इसके अतिरिक्त मानव विकास के बुनियादी क्षेत्रों में व्याप्त असमानताओं में भी कमी आई है। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूह शिक्षा प्राप्ति के मामले में बाकी आबादी की बराबरी कर रहे हैं। एचडीआई में भारत के खराब प्रदर्शन के कारण वर्ष 2019 के मानव विकास सूचकांक में भारत 6,681 अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति आय के साथ 131वें स्थान पर रहा, जो वर्ष 2018 130वें स्थान की तुलना में भारत को एक स्थान पीछे ले जाता है। सामाजिक और अब और पीछे जाएगा ना। सामाजिक और आर्थिक असमानता के नकारात्मक प्रभाव का बोझ भारत के इस खराब प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत विश्व के शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसके अतिरिक्त भारत के इस खराब प्रदर्शन के अन्य प्रमुख कारणों में से कुछ निम्नलिखित है। आय असमानता में वृद्धि। आय के मामले में बढ़ती असमानता मानव विकास के अन्य मानकों में खराब प्रदर्शन का कारण बनती है। उच्च आय असमानता वाले देशों में पीढ़ीगत आय गतिशीलता में भी कमी देखने को मिली है। इससे प्रभावित परिवारों में यह असमानता बच्चों में जन्म से ही जुड़ जाती है और यह उनके लिए गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ देखभाल, शिक्षा और अवसरों तक पहुंच को सीमित करती है। इसके अलावा देश में आय असमानता में वृद्धि की लहर देखी जा रही है। वर्ष 2000 और 2018 के बीच देश के निचली 40% आबादी आर्थिक दृष्टि से की आय में हुई वृद्धि मात्र 58% थी, जो कि देश की पूरी आबादी की औसत आय वृद्धि 122% से काफ़ी कम है। लैंगिक असमानता। आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति व्यक्ति आय पुरुष की तुलना में मात्र 21.8% ही थी, जबकि विश्व के अन्य विकसित देशों में यह दोगुने से अधिक लगभग 49% थी। भारत में कामकाजी आयु वर्ग के केवल 20% महिलाएं श्रमिक वर्ग में शामिल थी, जो कि एक निराशाजनक महिला श्रम बाल भागीदारी दर की ओर संकेत करता है। प्रभाव। इन कारकों के संचयी प्रभाव का प्रसार कई पीढ़ियों तक देखने को मिलता है। यह पीढ़ीगत दुष्चक्र ही समाज के निचले वर्ग के लोगों के लिए अवसरों को सीमित करता है। निष्कर्ष। भारत के मानव विकास सूचकांक में व्यापक सुधार किया जा सकता है, परंतु यह तभी संभव होगा जब राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध सरकार द्वारा एक ऐसी समावेशी नीतियों को लागू किया जाए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण की मजबूत करने के साथ ही लैंगिक भेदभाव को समाप्त करते हुए एक अधिक समतावादी व्यवस्था की ओर ले जाती है। ओके बच्चों, तो ये रहा दूसरे का आंसर ख़त्म हो गया है और ये तीसरे का आंसर आ गया सी, वायु प्रदूषण। वातावरण में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण धुआं है। ठीक है, धुआं आप लोग जानते करते हैं, गाड़ियों से या फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं, कूड़ा कचरा सब में जोड़ सकते हैं। शहरों में बसों, ट्रक्स, रिक्शा, स्कूटर और अनेक स्वचालित वाहनों से निकलने वाला धुआं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इन सभी गैसों का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बेंजीन,
नामक कार्बन द्रव्य भी वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंतादायक है। इस द्रव्य के कारण कैंसर जैसे रोग होने की संभावना बढ़ रही है। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये नाक से होते हुए सांस की नली में पहुंच जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़े की बीमारी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी व्याधि बढ़ जाती है। इसके साथ साथ घरों और कारखानों से निकलने वाला धुआं भी इस वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। कारखानों में इस्तेमाल किए जाने वाला कोयला और भूगर्भीय ईंधन के जलने से SO2 उत्पन्न होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न। NO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अन्य उत्सर्जित कणों पर जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो उनकी रासायनिक प्रक्रिया के कारण ओजोन तैयार हो जाता है। वातावरण में इस प्रकार कई घातक गैसों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो वायु प्रदूषण वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से होता है, जो कि सल्फर युक्त भूगर्भीय ईंधनों तथा घरेलू व कारखानों में प्रयोग से उत्पन्न होता है। स्मॉग, जो कि धुएं व अम्लीय एरोसोल के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होता है और उत्तरी यूरोप में सदियों से देखा जा रहा है, और दुनिया के कई विकसित देशों में अभी भी देखा जा सकता है। वाहनों के ईंधन, पेट्रोल व डीजल से उत्सर्जित हुए धुएं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, वाष्पित कार्बनिक यौगिक, ऑक्स, ठीक है भाई, तथा कुछ सूक्ष्म कण निकलकर शहरों में वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं। इसका अतिरिक्त नाइट्रोजन के ऑक्साइड व वाष्पित कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके ओजोन बनाते हैं। स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। वायु में उपस्थित सीसा की अधिक मात्रा रक्त, हृदय, नसों, किडनी व रोग प्रतिकारक शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वायु में निचली सतह पर पाए जाने वाला सीसा बच्चों में के मानसिक कार्य प्रणाली व वयस्कों में रक्तचाप पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। सीसा शरीर में एकत्र होता रहता है, इसलिए इसकी कम मात्रा में हानिकारक है। जहरीले वायु प्रदूषक कैंसर जैसे रोगों के कारण बन सकता है। वायुमंडल में बाह्य हानिकारक पदार्थों के पहुंचने से उत्पन्न प्रदूषण, जिसके कारण वायुमंडल में गैसों की मात्रा एवं संगठन में असंतुलन उत्पन्न होता है और वायु प्राणियों, वनस्पतिक जीवन तथा मनुष्य के लिए घातक हो जाती है। वायु प्रदूषण प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों कारणों से होता है। प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी, उद्गार, वनस्पतियों तथा जीवों का सड़ना, दैवग्नि, रेतीली या धूल भरी आंधियों आदि प्रमुख है। प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न प्रदूषण कुछ समय पश्चात स्वतः समाप्त हो जाते हैं और अधिक हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी वायु प्रदूषण मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिन्हें मनुष्य अपने सुख, सुविधा तथा आर्थिक लाभ के लिए करता है। कारखानों, रेलगाड़ियों तथा शक्ति स्तरों द्वारा कोयला द्वारा अशुद्ध तेल के जलने, स्वचालित वाहनों तथा घरेलू ईंधनों के रूप में पेट्रोलियम पदार्थों, कोयला, लकड़ी आदि के जलने से निकलने वाले धुएं और अशुद्ध गैस, सीवर तथा नालियों से निकलने वाले दुर्गंध, कीटनाशकों तथा उर्वरकों के निर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न विषैली गैस, परमाणु हथियारों का परीक्षण तथा विस्फोट से उत्पन्न जहरीले पदार्थ एवं गैस आदि वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण हेतु विनाशकारी मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण तथा वृक्षारोपण अनिवार्य है। ओके बच्चों, तो ये तीसरे का भी आंसर समाप्त हो गया है। अब आया चौथा, भूमंडलीय तापन। ठीक है, आज हमारी पृथ्वी के समक्ष सबसे बड़ी समस्या भूमंडलीय तापन है। वैज्ञानिक इसका संबंध वायु में ओजोन परत के घटने और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से बताते हैं। आप जानते हैं कि समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन गैस की परत है। ओजोन सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें पृथ्वी तल तक नहीं पहुंचने देती है। वैज्ञानिकों का मत है कि ओजोन परत में की मोटाई अब घट रही है। इसका कारण वायुमंडल की गैसों की तुलना बिगड़ रही है और सूर्य की परावैंगनिक किरणें धरातल पर पहुंच रही है। ये धरातल के तापमान को बढ़ाने और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को कई तरह से प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी है। भूमंडलीय तापन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भूमंडलीय तापन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वायुमंडल में औद्योगिकरण के पूर्व 280 ppm थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 367 ppm हो चुकी है। इस अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड
की सांद्रता में कुल 31% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ज्ञात हो कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडलीय आयु 5 वर्ष से 200 वर्ष तक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ोतरी के मूल कारण निम्नवत है: वन उन्मूलन, भूमि उपयोग में परिवर्तन, खनिज व जैव ईंधन का अति प्रयोग, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। मीथेन भूमंडलीय तापन के प्रभावित करने वाली दूसरी प्रमुख गैस मीथेन है। मीथेन दलदली भूमि एवं अपूर्ण रूप से जैविक ईंधन के जलने से पैदा होती है। दीमक धान के खेत कक्ष के क्षेत्र में भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। एक आकलन के अनुसार औद्योगिकरण के पहले जहां मीथेन 700 ppmv थी, अब वह वर्ष 2000 में बढ़कर 17,590 ppmv हो गई है। समुद्र तल एक अनुमान के अनुसार समुद्र तल में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 mm की वृद्धि हो रही है तथा वायुमंडलीय तापन से जब पर्वत शिखर की हिमखंड ध्रुवीय क्षेत्रों के बर्फ में पिघलने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होगी तो समुद्र तल में और बढ़ोतरी हो सकती है। परिणाम स्वरूप समुद्र तटीय भागों पर जहाँ विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है पर आवासीय खेती बाड़ी रहन सहन स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृषि उत्पादन भूमंडलीय तापन से उत्पादकों में शोषण वाष्पोत्सर्जन की क्रियाओं में बढ़ोतरी होती है जिससे उनका ऊर्जा क्षय दर बढ़ती है जिसके कारण उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है एवं रोग व्याधि के प्रभाव बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप कुल कृषि उत्पादन में तापमान बढ़ने से ह्रास की दर विभिन्न जलवायु में भिन्न भिन्न हो सकती है। बढ़ती जनसंख्या में जहां प्रति वर्ष अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है वहां कृषि उत्पादों में भूमंडलीय तापन से हुई कमी में पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायित्व एवं संतुलन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक खतरनाक अविषाक्त अचलनीय गैस है जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सुपरसोनिक वायुयान आदि से उत्सर्जित होती है तथा कार्बन से बनती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का साधारण औद्योगिकरण के पूर्व बिल्कुल कम था, वही आज 280 से अधिक हो चुका है। यह गैस वातावरण में लगभग 45 से 60 वर्ष तक रहती है तथा भूमंडलीय तापन में 14% का योगदान करती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है जिससे भूमंडलीय तापन में 6% बढ़ोतरी हो रही है। भूमंडलीय तापन के प्रभाव जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी का औसतन तापमान में लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है तथा वर्ष 21,000 यानी 2100 तक पृथ्वी के औसतन तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि का अनुमान है। बढ़ते तापमान के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी में और अधिक असंतुलन बढ़ेगा। फलतः प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन की घटनाओं में और वृद्धि हो सकती है। बदले जलवायु से कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण प्रभावित हो सकते हैं। तो यहीं पे आप लोग का ये 4 जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो था और इसको टिप्पणी करना था संक्षिप्त में, तो ये आप लोग का समाप्त हो गया है। ओके बच्चों, तो चलिए आप लोग इसको पढ़िए मन से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।